हेलो एंड वेलकम टू स्टॉक वॉच। मैं हूं शुजा कुरैशी। मैं हूं शहबाज अशरफ। अटक सीमेंट इज़ अप फॉर सेल, और क्या अटक ग्रुप पाकिस्तान से अपना कोई और बिजनेस भी बेच सकता है, इस पर हम आज बात करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। इस हफ्ते भी मार्केट रेंज बाउंड रही और हम ये एक्सपेक्ट भी कर रहे थे। लास्ट ट्रेडिंग सेशन था इस महीने का और बीच में एक छुट्टी भी थी और रोल ओवर वीक भी था, जिसके से हमने देखा है कि प्रेशर आता है मार्केट में। यूजुअली मार्केट ने 1,18,000 के सपोर्ट को होल्ड किया और उसके बाद एक दफ़ा फिर 1,20,000 को टारगेट किया। थर्सडे को ये मार्केट में देखा कि 1,19,600-700 के पास ट्रेड हुई, लेकिन फिर 1,19,000 से नीचे बंद हुई। सो एट द एंड हु टुक द वीक, बुल्स और बेयर्स? लेट्स फाइंड आउट। Now, despite a short trading week, जहां हमने 28 मई की छुट्टी भी देखी और फ्यूचर्स रोल ओवर, बुल्स टुक द वीक और KSE 100 इंडेक्स 588 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 1,19,691 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इस हफ्ते के गेनर्स और लूजर्स पर भी नजर डाल लेते हैं। इस हफ्ते सबसे ज़्यादा इजाफा कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स की स्टॉक प्राइस में हुआ, जो 15.7% था। पाक जेन पावर 12.8%, के इलेक्ट्रिक की स्टॉक प्राइस में 12.7% का इजाफा हुआ। PTC की स्टॉक प्राइस में इस हफ्ते 9.5% का इजाफा हुआ और अटक पेट्रोलियम की स्टॉक प्राइस में 9.3% का इजाफा देखा गया। टॉप लूजर्स की बात करें तो इस हफ्ते सबसे ज़्यादा कमी रफान मेस की स्टॉक प्राइस में हुई, जो 8% थी। साजगार की स्टॉक प्राइस में 5.3% कमी हुई, एयरलिंक 4.1%, PIBTL की स्टॉक प्राइस में भी 4.1% कमी हुई और यूनिटी फूड्स की स्टॉक प्राइस में इस हफ्ते 3.7% की कमी हुई। और अब चलते हैं इस हफ्ते की बिग स्टोरी की तरफ। नाउ इस हफ्ते भी बजट रिलेटेड रूमर्स ने मार्केट को लीड किया और हमने देखा सेंटिमेंट उसी तरह से हमको चेंज होता हुआ नज़र आया। मार्केट में एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले बजट में कंस्ट्रक्शन पैकेज अनाउंस किया जा सकता है, इसलिए हमने देखा कि सीमेंट सेक्टर में तेज़ी नज़र आई और स्टील सेक्टर में भी हमने अच्छे गेंस देखे। सीमेंट सेक्टर में ऑफ कोर्स DG खान सीमेंट और मेपल लीफ में हमको अच्छे गेंस नज़र आए और इवन लकी सीमेंट ने भी अच्छा परफॉर्म किया। शहबाज, एक दफ़ा फिर हम देख रहे हैं कि ये कोई नई चीज़ नहीं है। एक दो हफ्ते पहले भी कंस्ट्रक्शन पैकेज की बात आ रही थी, फिर दोबारा से आया कि शायद ना हो, बट इस हफ्ते सीमेंट सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया। आई थिंक आप सही कह रहे हैं। इस हफ्ते सीमेंट सेक्टर और स्टील सेक्टर लाइमलाइट में रहा। आई थिंक स्पेसिफिकली सीमेंट सेक्टर में रीज़न क्या था कि देयर आर रूमर्स के जो टोटल ट्रांजैक्शन चार्जेस होते हैं फॉर बाइंग एंड सेलिंग वो कम हो सकते हैं, जिसको इंक्रीज द रियल एस्टेट एक्टिविटी। इसकी वजह से सीमेंट की एक्टिविटी बढ़ सकती है। आई थिंक एक और मार्केट में रूमर है कि गवर्नमेंट इस बार शायद 2 लाख घरों के लिए सब्सिडी अनाउंस करे इन टर्म्स ऑफ लोअर मॉर्गेज कॉस्ट या प्रॉब्ली इन टर्म्स ऑफ सम अदर वे, राइट। तो इसकी वजह से अगर हाउसिंग की वैसी डिमांड तो बहुत ज़्यादा है और अगर सब्सिडी कोई अनाउंस होती है विच इज़ लिंक टू हाउसिंग सेक्टर, तो इसकी वजह से आई थिंक थोड़ी एक्टिविटी बढ़ सकती है। बिकॉज हमने देखा है कि इस साल ऑलमोस्ट सीमेंट की जो कंजम्पशन है स्पेशली इवन टोटल वो नेगेटिव क्लोज होगी, राइट। तो इफ़ दीज थिंग्स हैपन आई थिंक दिस कुड बी पोटेंशियली अ ट्रिगर, राइट, बिकॉज हाउसिंग डिमांड तो बहुत ज़्यादा है और हम देख रहे हैं 2-3 सालों से हाउसिंग सेक्टर पे कोई रिवाइवल नहीं आया। अगर चीज़ आती है तो दिस कुड बी पॉजिटिव फॉर द ओवरऑल सीमेंट सेक्टर। आई थिंक अगले हफ्ते जो हम सीमेंट डिस्पैचेस के नंबर्स देखेंगे उसमें भी हमको कुछ बेहतरी नज़र आएगी मई में। आई थिंक जो प्रोविजनल नंबर्स आ रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ मई वो बता रहे हैं कि अबाउट 34% जंप है डिस्पैचेस में। आई थिंक उसका मेजर रीज़न ये है कि फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल में कम नंबर ऑफ वर्किंग डेज बिकॉज ऑफ ईद हॉलीडेज और मई में ज़्यादा नंबर ऑफ डेज है वर्किंग डेज की वजह से हम देख रहे हैं कि ओवरऑल जो आपकी टोटल कंजम्पशन है वो बेहतर रहेगी फॉर द मंथ ऑफ मई। अच्छा, बजट से हम बजट के हवाले से हम बात करते हैं अपने गेस्ट से। आज हमको ज्वाइन कर रहे हैं शंकर तलरेजा, जो डायरेक्टर रिसर्च हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के। शंकर, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच शुजा फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। अच्छा शंकर, हमने देखा है इस हफ्ते भी मार्केट में बजट रूमर्स ने ही सेंटिमेंट को लीड किया और स्पेशली हमने देखा कि सीमेंट सेक्टर में हमको तेज़ी नज़र आई। तो ऑफ कोर्स अब तक जो खबरें आ रही हैं, आपका क्या एनालिसिस है कि कौन से सेक्टर्स पे पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, किन पे नेगेटिव, और कौन से सेक्टर्स पे न्यूट्रल इम्पैक्ट होगा आने वाले बजट का? जी, आई थिंक देखें, बजट की जहाँ तक बात है, मैं अगर थोड़ा सा मैक्रो पर्सपेक्टिव दे दूँ तो ये फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि हमारा जो प्राइमरी सरप्लस होगा, प्राइमरी अकाउंट सरप्लस होगा फॉर द थर्ड कंसेक्टिव ईयर हम अचीव करेंगे इन फिस्कल ईयर 26 इन लाइन विद द IMF गाइडेंस। तो आई थिंक दिस क्लियरली शोज़ कि फिस्कल कंसोलिडेशन पे गवर्नमेंट चल रही है एंड आई थिंक दिस इज़ अ बेस्ट वे फॉरवर्ड जो कि हुकूमत पाकिस्तान कर सकती थी। एंड इसके अलावा अगर हम सेक्टर स्पेसिफिक चले जाते हैं, जो आपका सवाल है बेसिकली, तो देखें सेक्टर स्पेसिफिक अब तक की जो इन्फॉर्मेशन है, बिकॉज गवर्नमेंट इज़ रिलाइंग ऑन दी, गवर्नमेंट इज़ आल्सो फोकसिंग ऑन दी
हाउसिंग सेक्टर स्पेशली वहाँ पे कोई सब्सिडी की एक्सपेक्टेशंस रखी जा रही हैं कि शायद कोई कंसेशनरी इंटरेस्ट रेट पे कुछ हाउसिंग सब्सिडी भी गवर्नमेंट बजट में डाले, तो आई थिंक दिस वुड बी पॉजिटिव फॉर द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। बज़ाहिर अब तक जो इंफॉर्मेशन है या जो न्यूज़ फ्लोज़ आ रहे हैं उस हिसाब से जो सीमेंट सेक्टर है उसके लिए पॉजिटिव हो सकता है। बाकी अगर हम ओवरऑल दूसरे सेक्टर्स की बात करें, फाटा की एग्जेम्पशंस की रिमूवल के काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, क्योंकि पिछले 2 साल से इमरान खान की हुकूमत के टाइम से गवर्नमेंट फोकस कर रही है कि हम फाटा की एग्जेम्पशंस को रिमूव करें, क्योंकि उससे लोकल इंडस्ट्री हर्ट हो रही है, स्पेशली स्टील सेक्टर, टाइल सेक्टर। तो आई थिंक वो अब लग रहा है कि होगा, क्योंकि पिछले 2 साल से उनको फर्दर एक्सटेंशन मिलती आ रही थी। तो दिस टाइम अराउंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये भी हो सकता है, बट अगेन इट्स नॉट कन्फर्म्ड येट। अगर फाटा की एग्जेम्पशंस रिमूव हो जाती हैं तो दिस वुड बी पॉजिटिव फॉर स्टील सेक्टर। अच्छा शंकर, इसके अलावा ऑटो सेक्टर के हवाले से भी काफ़ी कंसर्न्स हैं, और हमने पिछली दफ़ा भी डिस्कस किया था कि अगर यूज़ कार की इंपोर्ट्स की एज लिमिट बढ़ा देते हैं तो वो लोकल जो असेंबलर्स हैं उनके लिए नेगेटिव होगा। इस पे क्या अपडेट है? देखें, आपकी बात सही है। ऑटो इंडस्ट्री ने अभी अपनी लॉबी स्टार्ट की है, जो कि बज़ाहिर यही इंडिकेट कर रहा है। दे हैव मेट विद द मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड मिनिस्ट्री ऑफ प्रोडक्शन के साथ जो उनकी मुलाकात हुई थी उनके कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स की, तो हुकूमत ने उन्हें कहा तो है कि हम बेसिकली आपको ऑन बोर्ड लेके जो है कोई ऐसा डिसीजन लेंगे। बट अगेन देखें, एक चीज़ है क्लियरली गवर्नमेंट ने कमिट की है IMF के साथ, और उसकी एग्जैक्ट टाइमलाइंस भी गिवन है कि हम ये लेजिस्लेशन भी सबमिट करेंगे। एंड द पॉइंट टू मेंशन हियर इज़ कि वो सबमिशन की बात कर रहे हैं, उसकी पासेज की बात नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि हम सबमिट करेंगे, सबमिशन ऑफ लेजिस्लेशन, और दूसरी जगहों पे टर्म यूज़ हुआ है एडॉप्शन ऑफ लेजिस्लेशन। तो आई थिंक दोनों अलग चीज़ें हैं। ऑटो के केस में एक ये थोड़ी सी सिल्वर लाइनिंग है लोकल इंडस्ट्री के लिए कि अभी सिर्फ जो है जो लेजिस्लेशन है वो सबमिट होगी, और उसके साथ एक दूसरी कंडीशन भी लगा रहे हैं कि एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड पे गाड़ियाँ मीट हों। तो आई थिंक ये भी कुछ फैक्टर्स देखने जैसे होंगे कि गवर्नमेंट कौन सी ऐसी चीज़ें, कौन से क्राइटेरियाज लेके आएगी इंपोर्ट करने गाड़ियों के इंपोर्ट के लिए। तो वो बज़ाहिर यही लग रहा है, टैरिफ जो बैरियर्स हैं वो तो शायद गवर्नमेंट कम करने जा रही है, बट क्या उसके साथ नॉन टैरिफ जो बैरियर्स हैं क्या वो इंक्रीज़ करना चाह रही है। तो ये क्वेश्चन अभी अनआंसर्ड है, और जो हुकूमत ने एक सॉर्ट ऑफ आप कह लें कि इस तरह की एडवाइस की इंडस्ट्री को कि हम आपको साथ लेके चलेंगे, हम आपको ऑन बोर्ड लेके कोई डिसीजन लेंगे। तो आई थिंक वो टाइम तो बज़ाहिर डॉक्यूमेंट देख के यही लग रहा है कि निकल चुका है, क्योंकि चीज़ें तो डिसाइड हो गई होंगी। बट अगेन सिल्वर लाइनिंग लाइक आई टोल्ड यू कि सबमिशन ऑफ बिल है, और उसके अलावा जो टाइमलाइन काफ़ी जगहों पे कोट की गई है IMF की रिपोर्ट के अंदर डिफरेंट ऑटो इंडस्ट्री प्रोटेक्शन से रिलेटेड कि दिस वुड बी इफेक्टिव फ्रॉम जुलाई 2026। तो आई थिंक उसमें 1 साल है अभी। अच्छा शहबाज, जैसे अभी शंकर ने कहा कि अभी शायद 1 साल हो, इम्प्लीमेंटेशन जुलाई 2026 से हो, अभी इस पर लेजिस्लेशन होगी, तो हमने देखा है लेकिन ऑलरेडी जो ऑटो स्टॉक्स हैं उनमें काफ़ी सेलिंग नज़र आई है। तो क्या थोड़ा सा मार्केट में एग्जैजरेटेड रिएक्शन हमको नहीं नज़र आया? देखिए, अगर आप देखें लास्ट 2 वीक्स से यस ऑटो सेक्टर इज़ अंडर प्रेशर, बट आई थिंक व्हेन इट कम्स टू रिडक्शन या इंक्रीजिंग या अलाउइंग इंपोर्टेड कार्स अप टू 5 years, तो आई थिंक ये हमने हिस्टोरिकली देखा है कि 2008 में ये हुआ है, फिर 2000 में चीज़ रिवर्स हो गई, फिर 2010 के बाद दोबारा ये गवर्नमेंट ने अलाउ कर दी। तो आई थिंक जहाँ आई थिंक शंकर बात कर रहे हैं रिगार्डिंग अडॉप्शन या इम्प्लीमेंटेशन, तो वो आई थिंक थोड़ा मैं उस पर एग्री नहीं करूँगा। आई थिंक जहाँ तक ये इम्पोर्ट ऑफ कार्स है विच आर ओल्ड लेस देन 5 years, ये आई थिंक ये फ़ौरन हो सकता है। पर व्हेन इट कम्स टू नेशनल टैरिफ रैशनलाइजेशन पॉलिसी, उसकी ये बात हो सकती है कि यस इस बजट में वो प्रॉब्ली बिल पास कर दें, और इसकी जो अडॉप्शन है वो हो सकता है नेक्स्ट ईयर से हो। बिकॉज आई थिंक ये अगर आप देखें इन एसेंस तो ये एक रिफॉर्म है, राइट? बिकॉज वेदर इट्स ऑटो इंडस्ट्री, वेदर इट्स अदर इंडस्ट्रीज, वो सब चीज़ उनकी रिलायंस जो है ऑन इम्पोर्ट्स है, राइट? सो अगर ये ड्यूटी प्रोडक्शन ख़त्म हो जाती है तो इट कुड बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द न्यूमरस सेक्टर्स। तो यस, जब भी होगा तो ये फेज वाइज होगा, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन विल बी ग्रेजुअल। तो यस, हो सकता है कि इस साल सिर्फ एक लॉ पास हो और इसकी इम्प्लीमेंटेशन फाइनल नेक्स्ट ईयर से हो। बट आई थिंक इन एसेंस ये है कि गवर्नमेंट चाह रही है कि एक्सपोर्ट आपकी ओवरऑल कंपटीशन बढ़े, इसकी वजह से आपकी प्राइसेस नीचे हो।
तो आई थिंक ये अभी होता है, नेक्स्ट ईयर होता है, इट कंपटीशन तो लेकिन शहबाज बढ़ चुका है। अगर हम जो आपने जिन सालों की बात की वो अपनी जगह पे ठीक है, बट फिर के गवर्नमेंट ने 2016 से 2021 जो 5 साल की पॉलिसी लेकर आए थे, जिसके बाद में देखा कि साउथ कोरिया की भी गाड़ियाँ यहाँ पर आ गई, दूसरे ने भी आके असेंबली शुरू करी, तो फिर वो एक तरह से रिवर्सल नहीं होगा कि आपने एक 5 साल की पॉलिसी दी, इन्वेस्टमेंट करा ली, प्लांट्स लग गए, कंपटीशन ज़ाहिर है बढ़ चुका है ऑलरेडी, और अब फिर आप सिर्फ IMF के कहने पे इसको जो है आई थिंक आई एग्री विद योर थीसिस, बिकॉज आई देखें स्पेशली जो BYD का प्लांट है वो अगर ऑनलाइन आते हैं नेक्स्ट ईयर तो इट्स वेरी डिस्ट्रक्टिव। तो हो सकता है जो वो प्लांट लगाएंगे वो शायद उस डिसीजन को रिवर्ट कर लें, राइट। आई थिंक गवर्नमेंट शुड थिंक अगेन एंड देन अगर कोई चीज़ करनी है तो इसको फेज माइंड मैनेजमेंट करें, ताकि जो बाकी इंडस्ट्रीज़ हैं, देखिए इंडस्ट्रीज़ तो डिस्ट्रक्टिव हैं, इसकी वजह से आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी हैम्पर होगी और चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। तो दूसरी ऑफ कोर्स एक चीज़ और भी है शहबाज, कि जब गवर्नमेंट खुद ही प्लान कर रही है, अब तक हमने पिछले दफ़ा ये बात की थी कि EV पॉलिसी आनी है और गवर्नमेंट टारगेट कर रही है कि 2030 तक जो है वो इतनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं वो रिप्लेस करें एग्जिस्टिंग जो ऑफ कोर्स जो फॉसिल फ्यूल पे चलती हैं गाड़ियाँ। तो वो फिर कहाँ जाएगी, जब भी हम देख रहे हैं कि शायद EV पॉलिसी भी नहीं आ पा रही है, उसमें भी हमको डिले नजर आ रहा है। गवर्नमेंट को करना ही है तो देखें ना, अगर वो जो डीजल कार जो होती है ऑन डीजल या पेट्रोल, अगर वो इम्पोर्ट ही करनी है देन व्हाई दे कमिंग विद अ न्यू पॉलिसी, राइट। अगर गवर्नमेंट को अलाउ ही करना है तो दे शुड कम अप विद लाइक पॉलिसीज जो एक तरह से जो हाइब्रिड हैं या प्लग इन हाइब्रिड हैं उसको कुछ रिलैक्सेशन दे दें इन टर्म्स ऑफ, फिर उसको अलाउ कर दें। बिकॉज देखिए सबसे इंपॉर्टेंट एक और फैक्टर है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर कल गवर्नमेंट बोलती है हम इंपोर्ट अलाउ कर देते हैं अप टू 5 years, तो आप देखें आपका जो रिजर्व्स हैं वो अभी भी कुछ ज़्यादा नहीं है। सो अज्यूम आप एक एवरेज प्राइस ले लें आप $20,000 की गाड़ी का, और कल हम इंपोर्ट करते हैं 2 लाख गाड़ियाँ, तो इस मीन्स लाइक $4 बिलियन का स्ट्रेन ऑन FX रिजर्व्स। तो गवर्नमेंट को ये चीज़ें भी देखनी है, इतना आसान होगा नहीं गवर्नमेंट के लिए, राइट। अच्छा शंकर, थोड़ा सा हम पावर सेक्टर के जो सर्कुलर डेट रेजोल्यूशन है उस पर भी आपका व्यू ले लेते हैं। और हमने देखा कि पिछले वीकेंड पे इस हवाले से एक खबर भी आई और उसका इम्पैक्ट हमने पहले ही दिन मार्केट पे देखा, जब वो जो स्टॉक्स हैं जो बेनिफिट करेंगे, स्पेशली PSO की एग्जांपल लें तो वो PSO में काफ़ी सेलिंग नज़र आई। नाउ पावर सेक्टर सर्कुलर डेट और पेट्रोलियम सेक्टर सर्कुलर डेट 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। पावर सेक्टर में हम देख रहे हैं कि पेशरफ्त हो रही है और उम्मीद है कि वो जल्द हो जाएगा, आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर कॉन्क्रीट प्लान है, गवर्नमेंट की सेविंग हो रही है, इस आर्गूमेंट में मेरिट है कंप्लीट, तो IMF की तरफ से कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक IMF ने इस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया है और बैंक्स की तरफ से भी काफ़ी हद तक चीज़ें रेडी हैं। बट आई थिंक जो एक इसमें इम्पेडिमेंट है वो है डेट सर्विसिंग सरचार्ज, जो इस वक्त हमारी सीलिंग है, जो कैप लगा हुआ है वो 10% ऑफ द टैरिफ, कोई इस तरह डॉक्यूमेंट IMF के डॉक्यूमेंट में उसकी वर्डिंग है कि वो सीलिंग और कैप जो है रिमूव करना है और इसकी लेजिस्लेशन होगी, प्रॉपर पार्लियामेंट के थ्रू ये चीज़ पास होगी, ताकि कल को अगर इंटरेस्ट रेट्स में कोई चेंजेस होती हैं और अगर डेट सर्विसिंग सरचार्ज सफिशेंट नहीं होता कैश फ्लो रिकवर करने के लिए, तो देयर शुड बी अ फ्लेक्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट के वो प्रॉपरली उसको कलेक्ट करें और बैंक्स को रिफ़ंड करें। तो आई थिंक ये भी एक काफ़ी हद तक मेरिट बेस्ड जो है एक पॉइंट है IMF का। और ये आई थिंक एक वंस दिस इज़ डन, आई थिंक इसकी जो डेडलाइन है दैट इज़ जून 30 से पहले जब ये DSS पार्लियामेंट के थ्रू अप्रूव हो जाएगा डेट सर्विसिंग सरचार्ज का जो क्लॉज है, तो उसके बाद ये पेमेंट भी रिलीज़ हो जाएगी। क्या ये वीडियो आपको अच्छी लगी? अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। अच्छा शंकर, अटक ग्रुप वांट्स टू सेल अटक सीमेंट, और हमने इस हफ्ते भी नोटिस देखा और फिर ख़बर भी आई कि कुछ कंपनीज़ के नाम भी आ गए जो इंटरेस्टेड हैं अटक सीमेंट को एक्वायर करने में। आप क्या समझते हैं कि क्या वैल्यू हो सकती है अटक सीमेंट की? देखिए, इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू कोट एनी पर्टिकुलर नंबर, क्योंकि इसकी ड्यू डिलीजेंस तो चल रही है, बट हमने जो हिस्टोरिकल ट्रांजेक्शंस देखी हैं दैट आई थिंक जो सीमेंट सेक्टर में हुई थी कोई $90 पर टन जो उसकी EV टू टन की जो वैल्यूएशन चलती है, एंटरप्राइज वैल्यू टू टन की इंस्टॉल कैपेसिटी के बेसिस पे, तो दैट इज़ द बेंचमार्क एक्चुअली। बट आई थिंक देखें अब उसमें भी दो बड़े फिनोमेनाज हैं। एक साउथ का एसेट अलग होता है, नॉर्थ का एसेट अलग होता है। साउथ नॉर्थ की मैं बात इस वजह से कह रहा हूँ कि साउथ में जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है प्लांट्स की दैट इज़ क्वाइट लोअर एंड दे आर हाईली रिलायंट ऑन द एक्सपोर्ट्स, ठीक है। तो आज अगर आप नॉर्थ का एसेट लेंगे तो आप 100% लोकल या 90% लोकल रिटेंशन एंजॉय कर सकते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू दी साउथ एसेट तो वहाँ पे जो यूटिलाइजेशन है वो काफ़ी कम होती है
और रिटेंशन का बड़ा इम्पैक्ट आ जाता है उस चीज़ पे। तो आई थिंक जो हिस्टोरिकल हमारे पास बेंचमार्क है उससे जो है कम लेवल पे ही होगी, जो कि हमारी इंडस्ट्री के लोगों से भी बात हुई है जो चाह रहे हैं इसमें जाना चाह रहे हैं बेसिकली, तो उनका भी यही व्यू है कि बिकॉज दिस इज़ बेस्ड इन साउथ, तो इसकी हिस्टोरिकल वैल्यूएशन के कंपैरिजन में जो बेंचमार्क्स अवेलेबल हैं उससे कम होगा। एंड नो डाउट ये एक बहुत अच्छा एसेट है साउथ का, जो नॉर्थ में प्लेयर सिर्फ ऑपरेट करते हैं उनके लिए ये अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी होगी टू कम इनटू द साउथ सेगमेंट, क्योंकि वहाँ पे फिर जो एक्सपोर्ट के ऑप्शंस होते हैं वो भी अवेलेबल होते हैं। अच्छा शहबाज, जो ईवी पर टन की बात उन्होंने की, तो अगर उस बेसिस पे हम देखें तो आप क्या समझते हैं कि क्या वैल्यू बन सकती है? देखिए, पहले समझते हैं कि अगर हम सेक्टर की एवरेज की बात करें, सेक्टर का जो एवरेज एंटरप्राइज वैल्यू पर टन है वो तकरीबन $45 पर टन है। सबसे चीप आई थिंक DGKC होगा, अंडर $30 पर टन होगा। अगर हम देखें जो बेस्ट वे की डील हुई थी जब उसने लफाज का प्लांट लिया 2014 में लिया था, वो जहाँ तक मुझे याद है उसकी वैल्यू तकरीबन $330 मिलियन की थी, और आई थिंक जो प्लांट था लफार्ज का वो 2.5 मिलियन टन का था। तो उस वक्त जो एंटरप्राइज पर टन पे जो डील हुई थी वाज प्रॉब्ली इन एक्सेस ऑफ $100 पर टन। तो अगर हम देखें अभी $45 पर टन एवरेज है, तो येस डील कैन हैपन एट ए मच हायर प्राइस। मगर आप ये देखें आप अटक सीमेंट के पास 4 लाइंस हैं। अब कुछ लाइंस 25 साल पुरानी है, कोई 40 साल पुरानी है और कुछ 5 साल पुरानी है, तो वो भी आपको इनटू कंसिडरेशन लेना पड़ेगा। अगर मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि यार चलें, अगर अटक सीमेंट की जो कैपेसिटी 4.3 मिलियन टन्स है, अगर जो न्यू प्लांट्स हैं वो 2.5 मिलियन टन्स के हैं, और उसके बेसिस पे हम अगर आप देखें ना, अगर आप आज चाइनीज़ प्लांट जाके अक्वायर करें डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटी, उसकी तकरीबन एवरेज कॉस्ट बैठती बिटवीन $75 to $100 पर टन। अगर यही चीज़ आप यूरोपियन प्लांट ले लें तो उसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट 120 to 180 200 बैठती है। तो राइट, अगर आप देखें अभी सेक्टर चल रहा है 45 पे, अटक सीमेंट चल रहा है $45 पर टन पे एंटरप्राइज वैल्यू। सो हमें ये लगता है कि येस, जो आई थिंक शंकर बात कर रहे थे कि वैल्यूएशन डिफ़र करती है बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ प्लांट बिकॉज ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एंड लोअर एंड हायर टेंशन प्राइसेस, बट हमें ये लगता है ऑफ कोर्स इट विल बी टू अर्ली टू कमेंट कि क्या प्राइस होगी, बट बेस्ड ऑन दीज फैक्टर्स हमें ये लग रहा है कि अगर वैल्यूएशन $60 पर टन पे होती है, विच मीन्स अनदर अपसाइड ऑफ 30-35%। तो अगर प्राइस अभी ₹315 है तो दिस द प्राइस कैन बी इन द नॉर्थ ऑफ ₹400, राइट। तो हमें लगता है कि अभी भी मज़ीद इसमें अपसाइड अवेलेबल है अटक सीमेंट अगर एक्वायर करता है बाय डिफरेंट ग्रुप्स, बिकॉज आई थिंक इसमें अगर आप देखें इसमें बिडर्स कौन कौन है, यानी जो नाम आए हुए हैं वो चिराग ग्रुप का आया हुआ है, वो फौजी सीमेंट का आया हुआ है, बेस्ट। एंड अगर आप इसकी बैलेंस शीट देखें तो दे आर वेरी कैश रिच, और बेसिकली देखिए ना, हम अगर ऐसे माइनॉरिटी इन्वेस्टर हो तो ये सोचते हैं कि यार क्या प्राइस अर्निंग चल रहा है, बट दे आर थिंकिंग फ्रॉम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव कि कल को अगर प्लांट को लेते हैं और ब्राउन फील्ड होता है या ग्रीन फील्ड होता है तो वो एक हेडेक है, एंड बेसिकली इट विल टेक ईयर्स, राइट। तो वैल्यूएशन कुड बी मच, व्हाट आई कैन से सेफली इज कैन बी अबव जो अभी प्राइस चल रही है। ओके अच्छा शंकर, थोड़ा हम मार्केट आउटलुक पे बात कर लेते हैं। आप कैसी देख रहे हैं मार्केट गोइंग फॉरवर्ड? आउटलुक मुझे पॉजिटिव लग रहा है बिकॉज द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस दैट वी आर सीइंग इन द इकोनॉमी राइट नाउ, अगर आप देखें तो करंट अकाउंट सरप्लस इस साल तो रहेगा, अगले साल भी कोई सिग्निफिकेंट डेफिसिट नहीं है, दैट विल आल्सो रिमेन लार्जली ब्रेक इवन टू $300 मिलियन डेफिसिट विच इज़। और दूसरा मैं आपको बताऊं, जो फिच ने क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड की थी तो उसमें अगले 12 महीने की यानी फिस्कल ईयर 26 की एक्सटर्नल डेट रीपेमेंट्स का भी मेंशन किया हुआ है, तो वो भी काफ़ी इजीली हम अचीव कर लेंगे एंड वील बी क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर एट मोर देन $17 बिलियन ऑफ रिजर्व्स। तो इकॉनमी के साइड पे अगर हम देखें तो काफ़ी हद तक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ईयर रहा है जिसमें इन्फ्लेशन इतनी नीचे चली गई, हमारा जो प्राइमरी अकाउंट जो है वो सरप्लस, करंट अकाउंट सरप्लस, द बोथ अकाउंट्स आर इन सरप्लस फॉर द फर्स्ट टाइम इन लास्ट 18 ईयर्स। तो जो इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस है दैट इज़ ऑन द हायर साइड, तो ये चीज़ भी कंटिन्यू रहेगी नेक्स्ट ईयर बिकॉज द बजट इज़ लिटरली वेरी फोकस्ड ऑन द फिस्कल कंसोलिडेशन। तो ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द डेट सस्टेनेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, ठीक है। तो ये सामने अगर हम रखें जो इकोनॉमिक रीबाउंड है तो आई थिंक मार्केट विल परफॉर्म रोबस्टली नेक्स्ट ईयर एज वेल, बट उसमें एक की कंडीशन है जियोपॉलिटिकल रिस्क। तो जियोपॉलिटिकल रिस्क अगर सबसाइड रहा, थिंग्स एज नॉर्मल रही, तो आई थिंक मार्केट का रिटर्न जो है हायर डबल डिजिट्स में रहेगा।
ओके शंकर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच शुजा, थैंक यू। अच्छा शहबाज, हमने अटक सीमेंट की तो बात कर ली। हमने शुरू में एक सवाल रेज़ किया था कि क्या अटक ग्रुप अपना कोई और भी एसेट बेच सकता है, बिकॉज वी नो कि इनके दूसरे सेक्टर्स में भी इनके बिजनेसेस हैं। 2 रिफाइनरीज़ हैं, अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, फिर अटक पेट्रोलियम है, ऑयल मार्केटिंग कंपनी, पाकिस्तान ऑयल फील्ड है इन द एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन सेक्टर। तो आप क्या समझते हैं कि इस डाइवर्समेंट के बाद हम अटक ग्रुप की तरफ से मज़ीद कोई अपना बिजनेस बेचने के हवाले से नोटिस देख सकते हैं? आई थिंक पॉसिबिलिटी तो है, और मार्केट में रूमर्स भी हैं कि अटक ग्रुप जो लेबनीज़ बेस्ड ग्रुप है लेबनान का, वो दे माइट इवन सेल ऑफ देयर अटक रिफाइनरी बिजनेस। अगर आप देखिए, अटक रिफाइनरी इज़ अ प्राइम एसेट फॉर द द स्पॉन्सर्स द ग्रुप, बिकॉज अटक रिफाइनरी तो इटसेल्फ इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट रिफाइनरीज इन पाकिस्तान, और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत रोबस्ट और काफ़ी अच्छी है कंपेयर टू अदर रिफाइनरीज। एंड प्लस इसी रिफाइनरी के अंदर अटक रिफाइनरी ओन्स अबाउट 25% नेशनल रिफाइनरी एंड अबाउट 50% ऑफ अटक पेट्रोलियम, राइट। इफ़ दे सेल अटक रिफाइनरी, तो इसके साथ अटक रिफाइनरी के साथ नेशनल रिफाइनरी भी आता है और अटक पेट्रोलियम भी आता है। तो वो आई थिंक स्पॉन्सर का डिसीजन होगा कि सिर्फ अटक रिफाइनरी को बेचना है या इन बाकी एसेट्स को भी बेचना है। तो आई थिंक येस, अटक रिफाइनरी कैन बी अ गुड एसेट टू सेल इन द फ्यूचर। मगर आई थिंक मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात कर दूँ कि आज अटक रिफाइनरी की प्राइस अगर तकरीबन 700 रुपये है। अगर आपकी इसकी बुक्स को देखें तो इसका कैश पर शेयर ही 700 रुपये है। तो इसका ये मतलब है मार्केट के जो इन्वेस्टर्स हैं इसके कोर ऑपरेशंस को तो वैल्यू ही नहीं दे रहे इसके, तो सिर्फ कैश ही अगर 700 रुपये है तो यस, अगर इसको देखें तो वैल्यू शुड बी प्रॉब्ली ऑन द हायर एंड। अगर इसकी आप बुक वैल्यू देखें तो तकरीबन 1400 रुपये है। तो अगर आप ये 2 मैट्रिक्स ही देख लें एंड द स्टॉक ट्रेडिंग एट 700 रुपये, तो अगर गिवन ये डील हो जाती है, सो यू कैन सी एंड सबसे इम्पोर्टेंट डील तो बाद में होगी, पहले वी नीड टू हेयर फ्रॉम द कंपनी के वो अटक रिफाइनरी बेचना चाह रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो फंडामेंटल चेंज रिफाइनरी सेक्टर में हो रहा है ना, गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू कम अप विद द रिफाइनरी पॉलिसी। उसकी वजह से जो उनके पेंडिंग इश्यूज हैं ऑफ सेल्स टैक्स एडजस्टमेंट्स, वो ये चाह रहे हैं कि ख़त्म हो जाए, और बेसिकली ताकि ये जो रिफाइनरीज की अपग्रेडेशन है वो एज सून एज पॉसिबल हो सके। और इसमें एक आई एम जस्ट थिंकिंग लाउड नाउ हियर शहबाज, कि अगर ये फैसला होता है, वी डोंट नो येट, ओके, तो ये थोड़ा सा हम कॉशन करते हैं इन्वेस्टर्स को कि अभी ग्रुप ने ऐसी कोई इंटीमेशन नहीं दी है, सिर्फ मार्केट में र्यूमर्स हैं। अटक सीमेंट के हवाले से नोटिस पिछले साल दिसंबर में आ गया था कि अब 2 रिफाइनरीज़ हैं, अटक रिफाइनरी भी है, नेशनल रिफाइनरी भी है। आपने बताया अटक रिफाइनरी ऑफ कोर्स प्रॉफिटेबल है, नेशनल रिफाइनरी में हम लॉसेस देख रहे हैं कि अगर ये बेचते हैं और वहाँ से फिर जो प्रोसीड्स आती हैं, तो फिर अब जो रिफाइनिंग पॉलिसी फाइनली अप्रूव हो गई है, इनको जो इंसेंटिव्स हैं मिल चुके हैं, तो देन दे कैन इन्वेस्ट दैट मनी टू अपग्रेड नेशनल रिफाइनरी एंड जस्ट कीप वन रिफाइनरी। दैट्स वही कह रहा हूँ कि अटक ग्रुप का भी अपना फैसला होगा कि इसको सिर्फ अटक को बेचना है कि नेशनल रिफाइनरी को, दोनों को बेचना है, राइट। पर बेहतर तो ये होगा कि अपग्रेडेशन के बाद दे माइट गेट अ हायर वैल्यूएशन, आई थिंक। बट आई थिंक देखना पड़ेगा, वो आई थिंक टाइम बताएगा कि द ग्रुप क्या फैसला करता है ओवरऑल, राइट। ओके, नाउ लेट्स लुक एट के अगले हफ्ते इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या हैं। मंडे को CPI का डेटा और ट्रेड नंबर्स आएंगे। ट्यूसडे पेट्रोलियम सेल्स और कॉटन इंजीनियरिंग का डेटा आएगा। थर्सडे को सीमेंट सेल्स, जिस पे हमने अभी बात भी की, उसके नंबर्स आएंगे, और फॉरेक्स रिजर्व का। और फ्राइडे को SPI या वीकली इन्फ्लेशन। नाउ वी डोंट नो, आपको पता है कि अगले वीकेंड पे सैटरडे को बकरीद है, तो हो सकता है गवर्नमेंट जो है वो फ्राइडे से छुट्टियां दे दें। तो बट एनीवे, अगर नहीं होगी तो SPI का डेटा हम फ्राइडे को देखेंगे। लेट्स मूव टू कैंडल टॉक। ओके, कैंडल टॉक में अगर हम देखें तो टेक्निकली मार्केट ने एक अच्छी क्लोजिंग दी है फ्राइडे को, जब ये एक इम्पॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस लेवल था 1,19,300 का, उसको ब्रीच करके 1,19,700 के पास क्लोज हुई है। और मार्केट ने इस हफ्ते 1,18,000 पे सपोर्ट लिया, वहाँ से रिबाउंड किया है। सो अब 1,18,400 500 के पास एक अच्छी सपोर्ट मिलेगी मार्केट को। और ऑन दी अपसाइड जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 1,20,600 का, वो अभी भी अपनी जगह पे कायम है। उसको ब्रीच करके अगर मार्केट उससे ऊपर क्लोज होगी 1,21,500 या उससे ऊपर, तो फिर मार्केट में वी कुड सी न्यू हाइज। अब चलते हैं एक्सपर्ट स्टेक की तरफ। तो शहबाज, आपकी क्या टेक है मार्केट पे? आई थिंक नेक्स्ट वीक भी मार्केट विल बी इन अ कंसोलिडेशन फेज। अगर हम देखें इस हफ्ते भी मार्केट तकरीबन 0.5% बंद हुई है, तो रेंज बाउंड ही थी। और नेक्स्ट वीक तो प्रॉब्ली हो सकता है कि थर्सडे को छुट्टी होती है, फ्राइडे को हॉलीडेज अनाउंस होते हैं, तो शॉर्ट वीक होगा। आई थिंक मार्केट कैन रिमेन जिटरी जस्ट बिफोर द ईद हॉलीडेज।
बट मेरा अभी भी आई थिंक आफ्टर सीइंग द न्यूज़ फ्लो मुझे लगता है कि बजट विल नॉट बी नेगेटिव. तो बजट कुड बी अ न्यूट्रल इवेंट फॉर द मार्केट. तो अगर यहाँ कोई करेक्शन आती है मार्केट पे तो आई थिंक दैट कुड बी अनदर अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टर्स. तो मेरा यही टेक है, यस मार्केट विल रिमेन रेंज बाउंड और नियर टर्म कोई रिस्क तो नज़र नहीं आ रही फ़िलहाल, सिर्फ बजट ही है विच पीपल शुड फॉलो एंड सी एंड रिएक्ट अकॉर्डिंगली. राइट. आई ऑल्सो थिंक कि मार्केट अगले हफ्ते कंसोलिडेशन फेज़ में रहेगी, जैसे कि हम पिछले चंद हफ्तों से देख रहे हैं. बट मे बी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक मार्केट में हमको थोड़ी सी एक रैली बनती हुई नज़र आए इन एंटिसिपेशन कि ईद की छुट्टियों के फ़ौरन बाद ही बजट होगा. तो हमने आई थिंक फोकस करना है उन स्टॉक्स पे जहाँ पे ऑफ कोर्स यील्ड्स अच्छी हैं, जहाँ पे वी आर एक्सपेक्टिंग कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट जो बजट का है वो हमको नज़र आएगा. इस हफ्ते भी हमने ये देखा है कि सेक्टर के अलावा स्टॉक पिकिंग की है इन्वेस्टर्स ने. जैसे कि अगर हम दूसरे सेक्टर्स में देखें, ठीक है सीमेंट पे हमने अच्छे गेंस देखे, लेकिन सारे सीमेंट स्टॉक्स अच्छे में तेज़ी नज़र नहीं आई. उसके अलावा हमने देखा अटक पेट्रोलियम, बिकॉज आई थिंक अटक ग्रुप की कंपनीज लाइमलाइट में रह सकती हैं. और इसके अलावा पीटीसी में हमने तेज़ी देखी. तो स्टॉक स्पेसिफिक भी होना पड़ेगा, थोड़ा सिलेक्टिव हो. और जहाँ पे अगर मार्केट में कोई प्राइसेस ड्रॉप होती है, मैंने पिछले हफ्ते भी यही कहा था कि अपना होमवर्क करके रखें, स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करें, उनको फॉलो करें और वहाँ पे प्राइस वीकनेस नजर आती है तो उनको एक्यूमुलेट करें. सो ये था इस हफ्ते का स्टॉक वॉच. हैव अ नाइस वीकेंड. आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक. टेक केयर. खुदा हाफिज़.